सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। मतलब यहाँ पर हमारी पास जो बुक की बात करेंगे, एनसीईआरटी बुक है या कोई भी, वहाँ पर हमारी पास लॉ दिया है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारी पास ये जो लॉ होता है, लॉ एक्चुअल में बताता है रिलेशनशिप। क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन एटलीस्ट एनी टू फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज किसके साथ होंगी? किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ हम यहां पर देखेंगे, या किसी पार्टिकल के साथ, या किसी बॉडी के साथ। मतलब ये है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, या मेरे पास एक पार्टिकल है, या मेरे पास एक बॉडी है, उसके साथ मैंने कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर की। जैसे हमने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि हम किसी ऑब्जेक्ट के का मोशन अगर डिफाइन करना है तो मेरे पास उस ऑब्जेक्ट के साथ फिजिकल क्वांटिटी जो उसके साथ एसोसिएटेड होंगी उसको मेजर करना पड़ेगा। जैसे हम वहाँ पर डिस्टेंस मेजर करते हैं और टाइम मेजर करते हैं, फिर डिस्टेंस और टाइम को आपस में रिलेट करते हैं। क्या करते हैं? तो मुझे पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट का रेट क्या हो सकता है, मतलब स्पीड क्या हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी पास किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेटेड है, उनका रिलेशनशिप क्या है, वो मुझे ला बताता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर हमने डिस्कस किया चार्ज फ्लो, मीन्स हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए हमने करंट का इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्कस किया। हमने कहा करंट तभी फ्लो हो सकती है जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में या उस सर्किट में हमारे पास होगा। तो अब हमने देखना है कि जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमें लगता है ऐसा है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन है। अभी जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन हमें इस तरीके से हमने ऑब्जर्व किया, हमें दिखा, तो यहां पर आ जाता है हमारे पास ओम। वो कहता है कि इन दो के बीच में बिल्कुल रिलेशन है। मतलब हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है V, जिसको वोल्टेज कहते हैं, वो जो करंट है, जो हमारे पास करंट है। अब ध्यान रखना है, करंट मीन इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि करंट जो मतलब है, करंट का मतलब होता है मोशन। तो करंट कुछ भी हो सकता है, एयर करंट हो सकता है, वाटर करंट हो सकता है, कुछ भी जो मूव कर रहा है तो हम उसको एज अ करंट डिफाइन कर सकते हैं, जनरल टर्म है। इलेक्ट्रिक, यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओम ने कहा कि ये दो चीजें जो है, ये दो चीजों के बीच का रिलेशन है। किस तरीके का रिलेशन है? देखो, वो उसने हमें ये कहा कि हमारी पास अगर किसी सर्किट के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब हम 1 यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमने ऑब्जर्व किया तो वहां पर करंट भी इंक्रीज हो रही है। देखो, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही चार्ज फ्लो करेगा, उतना क्या करेगा? चार्ज फ्लो करेगा, तो उतना ही मेरे पास करंट होगा। फिर इसने कहा कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर डबल इंक्रीज कर रहे हैं तो मेरे पास करंट जो है वो डबल इंक्रीज हो रहा है। फिर उल्टा देखा हमारे पास, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर रहे हैं तो मेरे पास करंट उतना ही अमाउंट में, उतना ही परसेंटेज में, इक्वल नहीं है कि जितना हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है तो उतना ही करंट होगा, नहीं। जितना हमने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया उसी परसेंटेज से, उसी फ्रैक्शन में हमारे पास करंट भी डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज किया तो करंट भी डिक्रीज किया। यहां से हमें यह क्लियर आइडिया हुआ कि हमारे पास अगर किसी सब्सटेंस, अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है, हमारे पास कोई कंडक्टर है, लेट अस सपोज दैट हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है। अगर हम फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रखते हैं, अगर हम फिजिकल कंडीशंस जो है, अगर फिजिकल कंडीशंस हम कांस्टेंट रखते हैं, क्या रखते हैं? कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन में जैसे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, या हमारे पास जो हमारे पास कोई पर्टिकुलर मटेरियल है, जैसे कंडक्टर है, मैंने एल्युमिनियम रखा, वो फिक्स रखा, या कोई कॉपर लिया, ये सारी चीजें अगर हम कांस्टेंट रख रहे हैं तो इस केस में क्या होता है कि उस कंडीशन में, ये हमने कंडीशन क्रिएट करनी है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस आप इंक्रीज करेंगे तो करंट भी उतना ही अमाउंट में इंक्रीज होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेंगे तो उतने ही अमाउंट में मेरे पास करंट भी डिक्रीज होगा। तो यहां से क्या इन्फ्रेंस हमें मिला, मतलब यहां से रिजल्ट क्या मिला कि उसने कहा कि अगर ये सारी कंडीशन जो है कांस्टेंट रहेगी, इस कंडीशन में किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। या हम ऐसा कह सकते हैं कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट होगा। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होंगे, लेकिन डायरेक्टली डिपेंड होंगे,
और प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि हमारे पास जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये वोल्टेज और करंट जो होंगी बराबर होंगे। मतलब यह है कि जितने यूनिट में अगर 1 यूनिट हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो 1 यूनिट ही करंट इंक्रीज होगा। अब 1 यूनिट और 1 यूनिट का मतलब यह नहीं कि ये दोनों बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास वोल्टेज 2 वोल्ट है तो मेरे पास करंट आ रही है 4 एम्पियर, ठीक नहीं? तो मतलब अगर उसके बाद में करंट वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं 4 एम्पियर और मेरे पास करंट आ रही है 8 एम्पियर, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, लेकिन प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि जितना पोटेंशियल चेंज करेंगे उतना ही करंट चेंज होगा। ये है हमारे पास ओम्स लॉ। लेकिन अब हमारे पास यहां पर इस दौरान जब हमने ये प्रोसेस क्या किया मेरे पास कि मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक कंडक्टर है, ये मेरे पास कंडक्टर, लेट अस सपोज दैट ए बी कंडक्टर है, ठीक है? इसके थ्रू मैंने बैटरी अप्लाई किया पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस जब चेंज किया, मतलब जब मैंने V चेंज किया, इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, तो करंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। इस दौरान मेरे पास ये जो कंडक्टर है, इसमें एक चीज कांस्टेंट रहा। क्या रहा? कांस्टेंट रहा। वो कांस्टेंट चीज जो होती है, हमेशा ध्यान रखना जब भी हम ऐसा लॉ पढ़ते हैं जहां पर हम ये कह रहे हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या ऐसे कह सकते हैं X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y, इस तरीके से, या X वैरी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Y। जहां पर भी दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड होती हैं और प्रोपोर्शनल होती हैं, उस केस में हमारी पास इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह एक कांस्टेंट लगाया जाता है। वो मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जो कांस्टेंट रहता है वो किसी हमारे पास गिवन सबस्टेंस है, जो गिवन कंडक्टर है, उस चीज के लिए एक चीज जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। किस दौरान? जब हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज कर रहे हैं, जब पोटेंशियल भी चेंज कर रहे हैं और करंट भी वेरी कर रही है, इस दौरान सबस्टेंस के साथ एक प्रॉपर्टी रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। उस प्रॉपर्टी को हम यहां पर कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। मतलब अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हमने कहा तो हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू R इंटू I। अब देखो यहां पर V जो है ये भी वेरिएबल है, ये जो करंट है ये भी वेरिएबल है, चेंज कर सकते हैं। कैसे? I जो हमारे पास है वो चेंज होगा तब V चेंज होगा, मतलब दोनों चेंज हो रहे हैं। लेकिन इस दौरान मेरे पास इस सबस्टेंस की एक प्रॉपर्टी है, एक खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो हमारे पास चेंज नहीं हो रही है, जो कांस्टेंट रह रही है। ध्यान रखना हमेशा जब भी यहां पर वो कांस्टेंट लगा रहे हैं वो उस सबस्टेंस की एक प्रॉपर्टी होती है। अब इस केस में हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो है रेजिस्टेंस। क्या है? वो है रेजिस्टेंस। अब हमने ये डिस्कस करना है कि आखिरकार ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है कि नहीं? लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये जो R है ये कांस्टेंट रहता है या नहीं रहता है। मींस हम एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे ओम्स लॉ की, कि मतलब जब हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा तो उस दौरान हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से हम सर्किट अरेंज करेंगे, और उसमें देखेंगे कि हमारे पास ये जो R है उस पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए, उस पर्टिकुलर रेजिस्टर के लिए, उस पर्टिकुलर सबस्टेंस के लिए क्या कांस्टेंट रहता है या नहीं रहता है, ठीक है? तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो ओम्स लॉ है इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब देखो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए अब हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ को हमें किस तरीके से वेरीफाई क्या करना है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इस दौरान हमारे पास एक चीज जो है, उस सबस्टेंस की प्रॉपर्टी जो है वो कांस्टेंट रह रही है। अब देखो हमारे पास कुछ एपरेटस हमें क्या चाहिए, मतलब हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स यहां पर चाहिए इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए वो क्या क्या चाहिए। सबसे पहली चीज हमारे पास एक रेजिस्टर चाहिए जिसके थ्रू हम करंट फ्लो करवाएंगे, ठीक है? वहां पर देखेंगे उसके आसपास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और हमें वायर्स चाहिए, और हमारे पास सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो मतलब ये है कि मेरे पास एक बैटरी होनी चाहिए। लेट अस सपोज दैट ये मेरे पास बैटरी है, यहाँ पर मैंने एमीटर लगाया, ठीक है, करंट मेजर करने के लिए, यहाँ से लाया, यहाँ पर रेजिस्टर लगाया, ठीक है नहीं? इस रेजिस्टर के आसपास मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगाऊंगा, ठीक है? और यहाँ पर सपोज मेरे पास एक रियोस्टेट होगा, वेरिएबल रेजिस्टर होगा, ठीक है? और यहाँ पर मैं एक की लगाता हूँ, ठीक है? इस तरीके का सिंपलेस्ट अरेंजमेंट है। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि ये जो बाहर से पोटेंशियल हमारे पास है, सपोज ये हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है? 6 वोल्ट की बैटरी है। अब ये तो हमारे पास फिक्स्ड है, अब इसको चेंज कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर लगाते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। क्या लगाते हैं?
वेरिएबल रेजिस्टर, इसको मूव करते हैं, इसकी वजह से हम पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं, मतलब चार्ज को फ्लो आहिस्ता आहिस्ता करवाएंगे। देखो दो तरीके हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने के लिए, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट वेरीफाई करना है, मुझे बहुत सारी वैल्यू चाहिए, मुझे 6 वोल्ट नहीं चाहिए, मुझे सपोज सबसे पहले 0 वोल्ट चाहिए, फिर 1 वोल्ट चाहिए, फिर 2 वोल्ट चाहिए, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन मुझे लेनी है, तब जाके मैं एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकता हूं। लेकिन मेरे पास ऐसे थोड़ी करूंगा कि मैं पहले 6 वोल्ट की बैटरी लूंगा, इसको निकालूंगा, फिर 8 की लगाऊंगा, फिर 4 की लगाऊंगा, 2 की, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसको फिक्स रखेंगे, ये जो 6 वोल्ट बैटरी है इसको फिक्स रखेंगे। अब हमें पता है कि रजिस्टर जो हमारे पास है ये हमारे पास एक काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है नहीं, उस रजिस्टर की मदद से हम क्या काम करेंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेंगे, मतलब इस रजिस्टर को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, यहां पर इस सर्किट के थ्रू जो करंट होगी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो वेरी करेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हम चेंज करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और फिर हम देखेंगे करंट जो है किस तरीके से वेरी कर रही है। ठीक है, देखो यहां पर जो ये रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है, किस तरीके से वजूद में आता है। अभी फिलहाल आपको क्या याद रखना कि रेजिस्टेंस जो है वो एक अपोजिशन है, क्या है, मतलब एक सबस्टेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो फ्लो ऑफ चार्ज जो हमारे पास होता है, मतलब चार्ज फ्लो करता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से चार्ज को वर्क करना पड़ता है और चार्ज की एनर्जी जो है वो लूज होती है, ठीक है नहीं, तो ये हमारे पास एक ऑब्स्ट्रक्शन है। अब यहां पर अगर हम इस वेरिएबल रेजिस्टर रियोस्टेट की मदद से इसका वैल्यू चेंज करेंगे, मतलब रियोस्टेट जो है उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो चेंज करेंगे, तो हमारे पास अकॉर्डिंगली उतना ही चार्ज फ्लो होगा, ठीक है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस इसकी वजह से चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से करंट भी चेंज होगा। अब देखो इस सर्किट हमने अरेंज किया, फिर हमारे पास हमारा काम क्या होता है, हमें दो चीजें मेजर करनी है, तो दो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है, उसके लिए हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू एक साइड, ये हो गया हमारे पास करंट, ठीक है। लेट अस सपोज दैट इनिशियली मैंने रेहोस्टेट को इस तरीके से अरेंज किया है सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0 है, मतलब यहां पर ये जो रेजिस्टर के आसपास हमारे पास ये जो रेजिस्टर है, यहां पर ये जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर के 2 पॉइंट पर इस एंड पर सपोज पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो हम क्या काम करेंगे, हम दोनों चीजों पर देखेंगे, हम एमीटर की रीडिंग भी लेंगे और वोल्टमीटर की रीडिंग भी लेंगे। वोल्टमीटर में अगर 0 है तो हम देखते हैं एमीटर में भी 0 है, यहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा। लेट अस सपोज दैट पोटेंशियल डिफरेंस हमने किया 1 चेंज किसकी मदद से कर रहे हैं, रियोस्टेट की मदद से, तो लेट अस सपोज दैट करंट आ गया 2 एम्पियर, फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस किया 2 और करंट लेट अस सपोज दैट 4 आ गया, हमने 3 किया, लेट अस सपोज दैट करंट आ गया 6। इसी तरीके से कंटिन्यूसली हम रीडिंग्स लेंगे, लेट एटलीस्ट 3 से 4 रीडिंग लेंगे, जहां से हमें एक एवरेज आइडिया आ जाएगा कि यहां पर बिहेवियर क्या है। लेकिन अगर हम सबसे पहले इस ऑब्जर्वेशन टेबल को देखेंगे, यहीं से हमें इन्फ्रेंस मिलता है, फिर इस चीज को, इस ऑब्जर्वेशन को हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं या ग्राफ इसका डिपिक्ट करते हैं। वो ग्राफ हमें बिहेवियर बताता है। बिहेवियर क्या बताएगा कि ये जो वोल्टेज है और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है और करंट जो है, इनका रिलेशन क्या है, ये किस तरीके से एक दूसरे से डिपेंडेंट है। लेकिन यहां पर ऑब्जर्वेशन टेबल में अगर हम देखेंगे, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया, मींस इंक्रीज किया, हमने देखा करंट भी इंक्रीज हुआ। अब अगर हम यही वापस करेंगे, यहां से बैकवर्ड जाएंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेंगे तो करंट भी डिक्रीज होगा, ठीक है। अब इस चीज को हम पहले ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे कि इसका ग्राफ किस तरीके से बन सकता है, और उसके बाद देखेंगे कि हर एक वैल्यू पर हमारे पास V/I का जो रेशियो आना चाहिए वो कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट मीन वो रेजिस्टेंस, वो जो होगा रेजिस्टेंस वो सेम आना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि हमने जो यहां पर प्रोसीजर अपनाया है, हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और जो ओम्स ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कि मतलब ठीक क्या है कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट जो है, इसका रिलेशन इस प्रकार का होता है, इस तरीके का होता है, मीन डायरेक्ट रिलेशन होता है, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया, दोबारा से मैं बना सकता हूं यहां पर कि मेरे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट का वैल्यू है, तो पोटेंशियल डिफरेंस लेट अस सपोज 0 तो करंट भी 0, पोटेंशियल डिफरेंस 1 लेट अस सपोज दैट करंट 2 है, ये सपोज 2 है तो हमारे पास लेट अस सपोज करंट 4 है, ये 3 है, लेट अस सपोज ये 6 है। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, इसमें आप देखना है कि डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट है, तो उसको हॉरिजॉन्टल एक्स में डिपिक्ट करना है, ये V आ गया, ये हमारे पास I आ गया, ठीक है। अब इसका स्केलिंग करेंगे, लेट अस सपोज दैट ये 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम जाता है 3 तक तो कोई मसला नहीं है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। करंट की बात करेंगे 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमने क्या काम करना है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग करंट का वैल्यू जो है, करंट का डिपिक्ट करना है। तो जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, पोटेंशियल डिफरेंस 0, करंट 0, तो यह गया मेरे पास 0 0 0 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस 0 था उस टाइम कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। उसके बाद जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 हुआ, आ जाएंगे हम 1 पर, यहां पर 1 पर, उस टाइम करंट कितनी है 2, जाएंगे इधर से ऊपर, ये हो गया
ये हो गया हमारे पास 1 और 2। इसी तरीके से जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 2 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 2 और करंट 4, तो ये आ जाएगा यहां पर। तो अगर इनको कनेक्ट करेंगे तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन अपवर्ड डायरेक्टेड है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर हम डिक्रीजिंग में करेंगे तो वो रिवर्स आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, मतलब हम पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेंगे तो करंट डिक्रीज आ जाएगा, तो ये डाउनवर्ड ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस किस्म का ग्राफ जब भी किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में होता है तो हम कहते हैं कि वो दो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मेरे पास एक्स है और वाई है, और इन एक्स और वाई का ग्राफ अगर इस तरीके का है तो हम कहते हैं कि एक्स और वाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का देखा हमने ग्राफ इस तरीके से है, तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है वो एक दूसरे के रिलेटेड किस तरीके से है, वो डायरेक्टली रिलेटेड है, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमने क्या प्रूव करना है कि इस दौरान जो यहां पर प्रोसेस हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने चेंज किया, करंट चेंज किया, क्या यहां पर एक कोई चीज जो है जो सबस्टेंस के साथ एसोसिएटेड है, मीन जो सबस्टेंस की प्रॉपर्टी है वो कांस्टेंट रह रही है या नहीं, हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। जैसे सबसे पहले 0 0 का हम रेशियो फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम सबसे पहले ये 1 और 2 का, मतलब जो पहली वैल्यू हम लेंगे रेशियो फाइंड आउट करने के लिए ये लेंगे, फिर दूसरी वैल्यू ये, फिर तीसरी वैल्यू ये। लेट अस सपोज हम पहली वैल्यू ले रहे हैं, हम निकाल रहे हैं v अपन i, तो इसके लिए v हमारे पास है 1 और i है 2, हो गया एक वैल्यू। अब हम दूसरे पर फोकस करेंगे, यहां पर भी v अपन i निकालेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 2 अपन 4, ये अगेन मेरे पास कितना आ जाएगा 1 अपन 2। अब हम नेक्स्ट पर आ जाएंगे, v अपन i फाइंड आउट करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 3 अपन 6, तो अगेन 1 अपन 2। अब देखो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है वो प्रोपोर्शनल है, उनका वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर डिफरेंट था, यहाँ पर डिफरेंट, 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 लेकिन इस दौरान मेरे पास एक वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रही। ये जो कांस्टेंट वैल्यू रही ये उस सबस्टेंस की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया क्या? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ओम्स लॉ को डिस्कस करना है कि ओम्स लॉ क्या होता है, वो हमें क्या डिफाइन करवाता है, और उसके बाद इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किस तरीके से करना है। अब रही बात हमारे पास क्या कि ये जो रेजिस्टेंस होता है, वेट, ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी सबस्टेंस मींस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से इट अपोजेस फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है। चार्ज फ्लो होगा, वो मूव करेगा, क्योंकि उसको हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, वो कहीं और नहीं जा सकता है, दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके से, लेकिन उसको अपोज करेगा। जब वो अपोज करेगा चार्ज को काम करना पड़ेगा, और चार्ज को काम करना पड़ेगा, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, मतलब कम होती जाएगी, जितनी हमें चाहिए थी उतनी नहीं मिलेगी, ठीक है, मतलब बहुत एनर्जी लॉसेस होंगे। अब इसका सिंपल भाषा में आपको कहूंगा, लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास एक रोड है, ठीक है, यहां से एक बंदा जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, उसको इस डायरेक्शन में जाना है। जब यहां पर आहिस्ता ये तेजी से जा रहा था, ऐसे तेजी से जा रहा था, आगे इसने देखा फ्लॉक, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ बकरियां इस तरीके से रोड में है। अब जब यहां पर पहुंचा, ये मूव करेगा, इसको कभी कभार इसके साथ कोलाइड करना पड़ेगा, फिर यहां से इधर देखेगा, फिर कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी पहुंचेगा, इसको पहुंचना है सपोज यहां पर इस पॉइंट बी तक, ए से जाना है और बी तक जाना है, यहां से यहां तो जाएगा, ये सपोज ये इसका घर है, यहां तक जाना ही है, ये जाएगा, लेकिन जितनी इसकी स्पीड थी, जितनी इसकी स्पीड थी वो रिड्यूस हुई। वो क्या हुई? रिड्यूस हुई। वो इसलिए रिड्यूस हुई क्योंकि इसको आगे जो है ऑब्स्ट्रक्शन फेस करना पड़ा, जिनके साथ इसको कोलाइड करना पड़ा, और कोलिजन के बाद इसकी एनर्जी कम होती गई। अब वो तेजी से नहीं चल सकता, जब तेजी से नहीं चल रहा है तो इसका मतलब एनर्जी कम हुई है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर इसको एक ऑब्स्ट्रक्शन फेस करना पड़ा। किस चीज के लिए? अपने मोशन के लिए, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो ही यहां से भागा, यहां से सिर्फ बाहर निकला, फिर से तेजी से चल सकता है। लेकिन इन बिटवीन जहां पर हमारे पास इसमें बहुत सारी ये जो रिवर था, ये जो फ्लॉक था यहां पर, ठीक है नहीं, इसकी वजह से इसको ऑब्स्ट्रक्शन फेस करना पड़ा। और ऐसा ही किस्म हमारे पास रेजिस्टेंस भी होता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक एंड से दूसरे एंड ऑफ कंडक्टर की ओर, वहां पर उसको ऑब्स्ट्रक्शन फेस करना पड़ता है। अब मसला यहां पर यह है, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास होता है ये किस वजह से अराइज होता है, आखिरकार यहां पर होता क्या है कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्ट्रक्शन फेस करना पड़ता है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास क्या होता है कि ये मेरे पास एक सबस्टेंस है, ये कंडक्टर है, ये पॉइंट ए है, एक एंड है, और ये पॉइंट बी है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस भी है। फ्री इलेक्ट्रॉन भी है और न्यूक्लियस भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी है और न्यूक्लियस भी है।
अब सपोज दैट कि मेरे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ये यहां पर पहला जो इलेक्ट्रॉन है इसको पहुंचाना है यहां तक, ठीक है। लेकिन जब ये आगे की ओर मूव करेगा तो आगे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो वाइब्रेट करता है इस तरीके से। ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये वाइब्रेट करेगा अपनी जगह कंटिन्यूसली, ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा, ठीक है नहीं। जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये इस पे अपना इफेक्ट क्रिएट करेगा, मतलब इसमें फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो जिस फोर्स की वजह से हम ये कह सकते हैं दोनों जो है एक दूसरे से टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसको जाना था ऐसे, लेकिन यहां पर ऐसे ये वाइब्रेट कर रहा है, कंटिन्यूसली इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से इसको कोलिजन फेस करना पड़ रहा है। तो यहां जा सकता है, ठीक है नहीं। अभी यहां से आगे की ओर ऐसे जाना चाहेगा, आगे दूसरा पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से फिर से कोलिजन होगा, ऐसे जाएगा, ठीक है नहीं। अब मसला यहां पर यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है इसको बहुत सारी कोलिजन फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसका एनर्जी लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये भी कह सकते हैं, अब अगर इलेक्ट्रॉन को यहां पर फेस करना वापस क्यों नहीं आ रहा? अब क्या होता है, कंडक्टर के आसपास हम बैटरी कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बैटरी कनेक्ट करते हैं। जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे उस टाइम पर हमारे पास ये चार्ज मूव करने की कोशिश करेगा, उससे पहले चार्ज मूव नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा। जो ही फोर्स एक्सर्ट होगा ये इस अपने ये जो हमारे पास एटम है इसको छोड़ेगा और यहां से मूव करने की कोशिश करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये इसको मजबूरी है, अब इसको मजबूरी है इस डायरेक्शन में जाना, क्योंकि यहां से पॉजिटिव पोटेंशियल है, अभी वापस नहीं आ सकता है, यहां इस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो आगे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस उसको फेस करने पड़ेंगे, मतलब उनके साथ कोलिजन करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। और ये जो कोलिजन्स हैं ये कोलिजन ही रेजिस्टेंस है। तो मतलब ये है कि जितनी कोलिजन्स फेस करेगा इलेक्ट्रॉन उतना उसका उस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस होगा। अब ये रेजिस्टेंस जो हमारे पास है क्या हर एक सब्सटेंस का सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास अगर एल्युमिनियम है, मेरे पास अगर आयरन है, मेरे पास अगर कॉपर है, ये हर एक के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन हर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट होगा। मतलब एल्युमिनियम और आयरन का रेजिस्टेंस सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे पास ये जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं, और इनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का मींस प्रोटॉन का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। जिसकी वजह से जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स फेस करेगा। तो इसका मतलब यह है कि हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा, लेकिन मटेरियल टू मटेरियल क्या करेगा? वेरी करेगा। तो ये था हमारे पास ओम्स लॉ, ये था हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, डिटेल मतलब रेजिस्टेंस जो हमारे पास है वो किस किस चीज पर डिपेंड होता है, उसके फैक्टर्स, उसके बाद लॉज ऑफ रेजिस्टेंस हम डिस्कस करेंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कि हम सर्किट में रेजिस्टेंस किस किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं।